हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है, जिसमें से हमने 3 काल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चौथा आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल लाइन बाय लाइन रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, जो कि इन्होंने समय माना है संवत 1925 से 1950। इसमें प्रकरण 1 के अंतर्गत गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय इसमें हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले ही हम देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय में किन किन विषयों को सम्मिलित किया है, जिसे आगे हमें पढ़ने में एक समझदारी विकसित हो सके। तो शुक्ल जी ने अपनी विषय वस्तु में शामिल किया है सबसे पहले भारतेंदु का प्रभाव, उनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से उनकी शैली की भिन्नता, गद्य साहित्य पर उनका प्रभाव क्या था, खड़ी बोली गद्य की प्राकृतिक साहित्यिक रूप प्राप्ति, भारतेंदु और उनके सहयोगियों की शैली क्या थी। इसमें आप शैली के विषय में भी देखेंगे कि उस समय क्या शैली प्रचलित थी और किन शैली का प्रयोग भारतेंदु के लेखकों ने और भारतेंदु ने किया। इनका दृष्टिकोण, क्षेत्र और मानसिक अवस्थान, हिंदी का आरंभिक नाट्य साहित्य, इसका परवर्ती उपन्यास साहित्य, भारतेंदु के जीवन काल की पत्र पत्रिकाएं। तो इस प्रकार से ये इतनी चीज़ें आप देखेंगे। आपको पता है कि आजकल एग्ज़ाम की दृष्टि से शुक्ल जी के हिंदी साहित्य को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जिसे आपको पढ़ना कंपलसरी ही है। तो चलिए देखते हैं सामान्य परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थे। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिसे आप एक लाइन के अंतर्गत समझ जाएंगे कि इसके पहले जब हम खड़ी बोली का विकास यानी भाषा का विकास पढ़ रहे थे आधुनिक काल में, तब हमने देखा किन 4 लेखकों ने भाषा को आगे लाने का बेड़ा उठाया। तो उसमें हैं मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। तो इस प्रकार से इन चारों लेखकों ने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आगे आते हैं राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो जिसमें से आप इन तीनों लोगों की भाषा अगर पूछी जाएगी तो बहुत ही आसानी से एक लाइन याद करके बता सकते हैं कि सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन, इनकी भाषा में ब्रज भाषापन की झलक थी और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। आगे है कि राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोल चाल का पुट उसमें कम न था। तो ये इतना लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। आगे है भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया, यानी इन्होंने पद्य की ब्रज भाषा में भी बहुत कुछ लिखा। पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए, यानी जो पुराने भाषा चल रही थी, जो पुराने शब्द यूज हो रहे थे, उसके स्थान पर नए शब्दों का समावेश भी किया भारतेंदु ने। आगे है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया।
और वह उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आई। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था। तो जैसा कि आपको पता है कि इधर बंग देश में, बंगाल में नए उपन्यास और नाटकों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावनाओं का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। लेकिन हिंदी साहित्य जो है वो बंगला में तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा था, पर जो हिंदी साहित्य है वो जस की तस पड़ी हुई थी। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमारे जो साहित्य को नए नए विषयों की तरफ प्रवृत्त करने वाले भारतेंदु ही हुए। और सही बात है, तभी आप देखेंगे कि नाटकों का प्रचलन और उपन्यासों का, निबंधों का, इन सभी का प्रचलन यहीं से स्टार्ट होता है। आगे जिन लेखों को बढ़ावा मिलेगा वही लेखक आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भारतेंदु के समय से ही आप गद्य की अन्य विधाओं को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आगे है, उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। जैसा कि आप इसके पहले भाषा के परिवर्तन में आपने देखा कि भाषा के किस प्रकार खड़ी बोली को लाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार मुसलमान वर्ग जो हैं वो चाहते थे कि उर्दू ही रहे, और किस प्रकार अंग्रेज़ भी चाहते थे कि जो भाषा चल रही है अदालतों में वही रहे, और हिंदी इस समझ लीजिए साइड की लैंग्वेज हो गई थी। तो वही आगे हो रहा कि उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृति भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। यानी कि जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत हिंदी लेके आए कि इस तरीके से हिंदी साहित्य में प्रयुक्त हो, तब लोगों को उसे अपनाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई, और जो भाषा का स्वरूप जो था उसके बदलने का प्रश्न भी नहीं रह गया, भाषा का स्वरूप भी क्लियर हो गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। तो कहाँ स्थिर हुआ है भाषा का स्वरूप? भारतेंदु काल में। प्रस्ताव काल की क्या साहित्य की भाषा होनी चाहिए, ये सब जो प्रस्ताव दिए जा रहे थे उसका काल समाप्त हो चुका था और अब भाषा का जो स्वरूप था वो स्थिर हो गया था। तो ये लाइन भी शुक्ल जी के अनुसार आपको याद रखनी है कि जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न ना रह गया। आगे है कि भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है तब शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। यानी जब तक भाषा का प्रश्न था तब तक सबका दिमाग किस तरफ था? भाषा की तरफ। लेकिन अब शैली की बात होने लगी क्योंकि भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया था। लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में बात हो रही कि कौन सा लेखक किसके अंदर व्यंग है, कौन हास्य कला में माहिर है, किस प्रकार से व्यक्तिगत क्या किसकी विशेषता है, कौन गंभीर विषयों पर लिख सकता है। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। तो दो प्रकार की कौन कौन सी शैली का व्यवहार पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है उनकी भावावेश की शैली, दूसरी है तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे भारतेंदु के समय में शैली क्या क्या विकसित हुई?
पहली भावावेश की शैली और दूसरी तथ्य निरूपण की। अब आगे हम देखेंगे कि भावावेश की शैली क्या है, तथ्य निरूपण की शैली में क्या अंतर है दोनों में। तो भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोल चाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। आगे है कि तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती हैं, चाल सी चली आई। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतया नहीं पाते। तो आप देख रहे हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें थी। जो भावावेश की शैली थी उसमें आपको थोड़े बहुत अरबी फारसी के शब्द मिल जाते, और जो तथ्य निरूपण की शैली थी उसमें संस्कृत शब्दों का मेल। आगे हम देखेंगे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति कैसी थी, विनोदशील थी, यानी वो हास्य करने वाले व्यक्ति थे। अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि किसके बारे में, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी जो प्रकृति थी, जो इनका व्यक्तित्व था, वो विनोदशील था। उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। यानी इतने लंबे होते थे कि उनके विषय में पूरी जानकारी रखना ही कठिन हो जाता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास, देख, इंसा और लल्लू का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो चार लेखक जिन्होंने गद्य के विकास में काफ़ी योगदान अपना दिया, जो गद्य के विकास खड़ी बोली के रूप में आगे लाना चाहते थे, अगर देखा जाए तो उनकी जो परंपरा थी उसका निर्वाह कौन कर रहा था, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि इनकी भी जो भाषा थी वो उन्हीं लोगों के जैसी दिख रही थी। आगे है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु के लेखकों में बहुत ही माने जाने लेखक हैं। तो इनकी भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि गांव घरों में, सबके घरों में दादी वगैरह जो भी होती हैं तो वो थोड़ा खरा खरा शब्द बोल देती हैं, बहुत मीठी मीठी बातें नहीं बोलती। तो वही चीज़ है कि बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्ध मूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो भाषा इनकी बालकृष्ण भट्ट की कैसी होती थी, तीखी और चमत्कारपूर्ण, चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। आगे हम भारतेंदु के एक अन्य लेखक को देखेंगे, ठाकुर जगमोहन सिंह को। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है। तो किसके, शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण।
पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर रंग स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से बद्री नारायण चौधरी के विषय में कहा गया कि इनके इतने लंबे लंबे वाक्य होते थे, इस प्रकार के वाक्य होते थे कि लगता था कि जो गद्य के लेखक स्टार्टिंग के थे ये उनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में न उदीयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, सौकर्य और मरैख ऐसे रूप। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। उसने अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों की सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। तो सारांश शुक्ल जी क्या बताते हैं कि भारतेंदु काल में सिर्फ साहित्योपयोगी नहीं बल्कि व्यवहार के लिए भी उपयोगी हो ऐसी हिंदी का रूप निखर के सामने आया। आगे है, यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्था लीजिए कि उनके देखने का किसी वस्तु पर क्या नज़रिया था और उनके मस्तिष्क में क्या उसके प्रति विचार आते थे। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी ही बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। तो देखिए शुक्ल जी ने किस प्रकार के शब्दों का समावेश किया है कि शिक्षित समावेश में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविधा रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्यौहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधाड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही ना पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लेटी हुई वस्तु। तो क्या कह रहे हैं कि नवीन और प्राचीन का ऐसा समावेश करना चाहते थे कि दोनों एक ही जैसी हो जाए, ऐसा ना लगे कि एक के ऊपर एक दूसरी आ गई है, यानी दो परत जैसी ना दिखे। आगे है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। ये आपको याद रखना है कि शुक्ल जी आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किस साहित्य से मानते हैं, तो नाटकों से मानते हैं। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व ना था।
ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि क्या नाटक सबसे पहले आया है, आनंद रघुनंदन का नाटक, जो कि ब्रज भाषा में था। तो इसमें कुछ नाटकत्व तो था, इसके अलावा जो 2-4 नाटक के नाम से थे वो उनमें कुछ नाटक नहीं था। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, वह पूरा ना हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। तो 1922 संवत 1922 के आसपास बंगला घूमने गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो वहाँ इन्होंने साहित्य का जो प्रसार देखा, जो नाटकों का वहाँ पर डिमांड देखा, उसमें इन्होंने क्या किया, विद्या सुंदर नाम के एक नाटक का अनुवाद अपनी भाषा में किया। और जब इसका इन्होंने चलता रूप देखा, तब आगे इन्होंने अपने मौलिक नाटक भी लिखे। जैसे कि आपको पता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, चंद्रावली, इस प्रकार से कई नाटक इन्होंने लिखे। सती प्रताप इनका जो कि अधूरा रह गया था। तो ऐसे कई नाटक इन्होंने लिखे हैं। आगे हम देखेंगे कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। जो परंपरा भारतेंदु के समय नाटकों की चली थी, वह आगे चलकर कुछ शिथिल पड़ गई। पंडित रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का, जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी, अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि नाटकों का जो बोलचाल जो बहुत जोर शोर से प्रचलन भारतेंदु के समय में चला, वो आगे शिथिल हो गया। तो क्यों शिथिल हो गया, उसका कारण भी देते हैं कि एक तो उपन्यासों की तरफ लोगों का रुझान, और दूसरा है कि जब नाटक अगर लिखा जाएगा तो नाटक खेला भी जाएगा तो उसका अभिनय हो नहीं पाता था, क्योंकि उस समय रंगमंच उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। आगे है कि अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। तो आप नाटक दृश्य काव्य हैं। देखिए, उपन्यास और नाटक दोनों में अगर नाटक ज़्यादा दिखाया जाए तो लोगों का आकर्षण नाटक हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं और किसी चीज़ को, किसी दृश्य को आप आंखों से देख रहे हैं, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। जैसे जो गांव से होंगे वो समझ रहे होंगे कि वहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, तो बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको रामलीला के बहुत सारे दृश्य, उनको उस नाटक का बहुत सारा दृश्य उनके दिमाग में रहता है। और कोई चीज़ उन्होंने कहानी कहीं पढ़ी होगी, पर उस कहानी का छाप उतना अधिक नहीं रहता। अब बहुत कहानियाँ सुनाई भी जाती हैं, पर वो उतना ध्यान नहीं रहता। पर जो चीज़ उन्होंने देखा है, कृष्ण लीला, रामलीला, ये सब जो देखा है, वो जो है उनके दिमाग पर उसके काफ़ी प्रभाव रहता है। उसमें से काफ़ी दृश्य उनको ज्यों की त्यों याद रहते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं शुक्ल जी कि नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार ना थीं। देखिए, जो उस समय की नाटक खेलने वाली कंपनियां हुआ करती थी, वो उर्दू के अलावा हिंदी नाटक को वरीयता नहीं देती थी। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता, यानी जब उसे दिखाने वाले, उसे पढ़ाने वाले कोई नहीं है, जब कोई पाठक ही नहीं मिल रहा, जब कोई नाटक जो करते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो किसी तरीके से अगर उसका प्रचार संभव नहीं हो पा रहा तो उसके पढ़ने वालों की संख्या सीमित हो जाती है। और जब पढ़ने वाले नहीं रहे तो लिखने वाले में वो उत्साह कहाँ से आएगा। आगे है, भारतेंदु जी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। तो ये लोग, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये लोग व्यवस्था करते थे नाटकों को खेलने के लिए और कभी कभी स्वयं भी नाटक खेला करते थे। आगे है पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया। तो किसका नाटक? पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक।
इसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह भी पधारे और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। तो प्रताप नारायण मिश्र किसी पार्ट को वो खेल रहे थे जहाँ पर उन्हें मूछ मुड़ाने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने पिता से उसकी आज्ञा ली। आगे है कश्मीर कुसुम, राज तरंगड़ी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति ना दिखाई पड़ी। तो भारतेंदु जी आप देख रहे हैं कि गद्य की अलग अलग विधाओं में प्रयोग कर रहे हैं। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकल लेख निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं। राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्वत त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुम्फित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचारखंड कुछ उक्त वैचित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ा बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्राय सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा दाखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बंग भाषा में नाटकों का प्रचलन देखकर हिंदी साहित्य में नाटकों का समावेश किया गया, उसी प्रकार उपन्यासों की भी श्रृंखला स्टार्ट की गई, जिसमें सबसे पहले उपन्यास लिखा अंग्रेजी ढंग का उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि आपके यूजीसी की नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। उसके पीछे बाबू राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुआ। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा ना कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्रे, बाबू राम कृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वमान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। आगे है कि प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रथम उत्थान का अंत होते होते अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार ना हुआ था। अधिकांश अनुवादक पर्याय भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू धू करके आग जलाना, छल छल आंसू गिराना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया।
और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। आगे है कि हिंदी गद्य के सर्वोत्तोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। तो 2500 भारतेंदु काल में पत्र पत्रिकाएं निकली, उनके नाम देखते हैं हम क्या क्या है। अल्मोड़ा अखबार, जिसके संपादक हैं पंडित सदानंद सलवास। हिंदी दीप्ति प्रकाश, कलकत्ता से 1929 से निकलता था, कार्तिक प्रसाद खत्री के संपादक है। बिहार बंधु इम्पोर्टेंट है, केशवराम भट्ट। आगे है सदादर्श, दिल्ली 1931 से निकलती थी, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा सदादर्श। काशी पत्रिका, पंडित बलदेव प्रसाद, बीए शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका थी ये। भारत बंधु तोताराम के द्वारा निकलती थी। भारत मित्र रुद्र दत्ता द्वारा, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको पत्र पत्रिकाएं भी याद रखना है। मित्र विलास कन्हैया लाल के द्वारा। आगे है हिंदी प्रदीप, जो कि प्रयाग से निकलता था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ये भी मासिक पत्रिका थी। आर्य दर्पण मुंशी बुख्तावर सिंह के द्वारा। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र के द्वारा। आगे है उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद के द्वारा। सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर के द्वारा। भारत सुदर्शा प्रवर्तक गणेश प्रसाद के द्वारा। और इसके बाद है आनंद कादम्बनी, तो बद्री नारायण चौधरी के द्वारा मासिक पत्रिका थी। देश हितैषी अजमेर से निकलती थी। दिनकर प्रकाश, ये लखनऊ से निकलती थी, रामदास वर्मा के द्वारा। धर्म दिवाकर देवी सहाय के द्वारा। प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी के द्वारा निकाला जाता था। ब्राह्मण पत्रिका इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। आगे है शुभ चिंतक, जबलपुर से निकलती थी। सदाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री के द्वारा। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह के द्वारा दैनिक पत्रिका थी। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। और इसके बाद है भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। भारतेंदु के द्वारा क्या, भारतेंदु किसके द्वारा निकाला जाता था? राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। कविकुल कंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल के द्वारा। तो आगे है कि इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की है, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था। तो इसमें से जो मित्र विलास है वो सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बनी साहित्यिक पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य, प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। तो क्या पत्र में लिखते थे कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो इस प्रकार से पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसे दोहे को लिख देते थे कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्त प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। तो इम्पोर्टेंट है इनका, ये आप दोनों याद रखिए। आगे है कि उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं, पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बड़ी दौड़ धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन बाद बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और अस्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत 1935 में दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटू लाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र की कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में कुछ स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटू लाल मिश्र इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। आगे है कि उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में हिंदी का कोई पत्र ना था।
केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखकों के अतिरिक्त ब्राह्मोमत की बातें रहा करती थी। उसके पीछे हिंदू बांधव निकला, उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी, केवल हिंदी का एक पत्र ना था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मुग्धा होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था। इसी पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। तो क्या था कि मित्र विलास निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठ और ओजस्वी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधानिधि, ये दो पत्र कलकत्ते से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया। पीछे कालांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला। देखिए इन्होंने क्या किया, राजा रामपाल सिंह जी ने इंग्लैंड से पत्र निकाला हिंदुस्तान, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया। तो इस प्रकार से यह प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय गद्य साहित्य का प्रवर्तन यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रकरण। तब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें।